तो हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं एक और क्लास। और आज हम फिर पढ़ेंगे उत्तराखंड का करंट अफेयर। आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। इससे पहले भी मैंने करंट अफेयर की क्लासेस अपलोड करी है चैनल पे, अगर वो आपने देखी नहीं तो आप देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन और सेलेक्टेड डाटा ही आपको करवाया जाता है। मैंने बताया है कि करंट अफेयर की रोज भी क्लासेस अपलोड होती है यूट्यूब में, बट सारी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ सेलेक्टेड डाटा ही अपलोड करता हूँ और पढ़ाता हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वही डाटा जो कि उत्तराखंड करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। जब तक मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, चिल्लाऊंगा, तब तक आपको क्लास ध्यान से सुननी है और साथ में नोट करते हुए चलें और बाद में एक बार रिवाइज करेंगे। आपको 90-95% चीजें एक ही बारी में याद हो जाएगी, इस चीज की गारंटी है, बशर्ते आप ध्यान से उन चीजों को सुनिए। बाकी मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ और चैनल पे बहुत सारी क्लासेस, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हद तक कोर्स कंप्लीट भी करवा चुका हूँ, बट आप लोगों की तरफ से भी वो फिलहाल का जो सहयोग मैं उम्मीद कर रहा था वो मिला नहीं है। आप लोग सब अपनी अपनी डिमांड रखते हैं, बट अभी तक आप लोगों की तरफ से वो सहयोग नहीं मिला है जो मैं चाहता था या मैं उम्मीद कर रहा था। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। ज़्यादा बात हो गई, आज करंट अफेयर की क्लासेस है, बहुत बेहतरीन क्लास होगी। अगर क्लास पसंद आएगी तो जरूर अपने पास, आपके पास जो भी एजुकेशनल ग्रुप होंगे वहां तक, ये जो भी आपके पास ऐसा सहयोगी साथी होगा आपका जिसको करंट अफेयर या उत्तराखंड की जरूरत है, आप उस तक इस चैनल को जरूर पहुंचाएं। चलो, क्या है ये भाई? उत्तराखंड शासन की बात हो रही। उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री ने, ये पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी उत्तराखंड शुभारंभ का पोर्टल का शुभारंभ किया। तो यहाँ पे प्रवासी की बात हो रही है। प्रवासी से क्या बताऊं मैं? अभी 2024 चल रहा है और 2024 में पहली बार, अभी तक ये कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार हो रहा है। 2024 में पहली बार उत्तराखंड में मनाया जाएगा प्रवासी उत्तराखंड दिवस। ओके, क्या मनाया जाएगा? प्रवासी उत्तराखंड दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस तो आप लोगों ने सबने सुना है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्रवासी उत्तराखंड दिवस की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश विदेश में रहते हैं, उत्तराखंड को छोड़ के या जॉब के चक्कर में कहीं और जगह बस गए हैं, और वहां जाके भी वो बहुत अच्छा और ग्रेट वर्क कर रहे हैं, ग्रेट काम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट उनका सम्मान करना चाहती है। उत्तराखंड का होगा बट उत्तराखंड से बाहर शिफ्ट हो गया है, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट उनका सम्मान करने के लिए पहली बार, मैंने बताया ना, देखो धामी जी ने प्रवासी उत्तराखंड पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट सेलिब्रेट करना चाहती है प्रवासी उत्तराखंड डे। अभी तक कभी सेलिब्रेट नहीं किया गया, जहां तक टिल मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक भी नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है। और जो ये प्रवासी उत्तराखंड दिवस मनाया जाएगा, ये नवंबर में मनाया जाएगा। और कितने नवंबर को मनाया जाएगा? तो 7 नवंबर को मनाया जाएगा। पहली बार मनाया जा रहा है तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसका वेन्यू कहाँ पे निर्धारित किया गया है? तो दून विश्वविद्यालय में उत्तराखंड में पहली बार प्रवासी उत्तराखंड दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ओके, क्यों मनाया जाएगा मैंने आपको बता दिया। अगर इसके तहत मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको लिखाना चाहूं, क्या हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है? इसे बोला जाता है एनआरआई डे, नेशनल रेजिडेंस इंडियन, कुछ बोला जाता है ना, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये मैं लिख देता हूँ। प्रवासी भारतीय दिवस। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस, तो मेरे दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, है ना। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताऊं, तो पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। तो जैसे नेशनल लेवल पे प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे स्टेट लेवल पे प्रवासी उत्तराखंड दिवस सेलिब्रेट करने की योजना है, जो पहली बार 2024 में 7 नवंबर को देहरादून के दून विश्वविद्यालय में मनाया जाए। यानी प्रॉब्लम यहाँ तक? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अभी क्लास ले रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको भी फील आ रहा होगा, हाँ यार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
है ना। मैं पहले भी बताया हूँ कि मैं आपको सेलेक्टेड ही करवाऊंगा, वही कराऊंगा जो पेपर में फंसेगा। आलतू फालतू की दुनिया भर की चीजें मैं वो करवाता भी नहीं, है ना। आप थोड़ा भरोसा रखें और सहयोग बना के रखें, आपको बहुत सारी चीजें और बहुत बेहतरीन चीजें उपलब्ध करवाई जाए। मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, जनरल बिपिन सिंह रावत जी का स्टेचू आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। तो ये क्या है? ये है सैन्य धाम। उत्तराखंड पूरे देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जो सैन्य धाम बनाएगा। देश का पहला सैन्य धाम तैयार होगा, और देश का जो पहला सैन्य धाम तैयार होगा ये हो रहा है देहरादून में। ऐसा होगा देश का पहला सैन्य धाम। ये अमर ज्योति स्तंभ बनाया गया है, यहाँ पे शहीदों की मूर्तियां बनाई गई है, इस पे शहीदों के नाम लिखे गए हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये देखो, उत्तराखंड के जो भी शहीद लोग हैं उन सबका नाम उत्तराखंड के सैन्य धाम में लिखने की सिफारिश है या लिखने की कोशिश है उत्तराखंड गवर्नमेंट की। अब पूरे देश में पहला ऐसा राज्य बनेगा उत्तराखंड जो सैन्य धाम बना रहा है सैनिकों के सम्मान में, और ऐसी चीजें होनी भी चाहिए, है ना। तो ये बहुत अच्छा चीज है। तो इसके बारे में जो बताना था मैंने आपको बता दिया, ये है सैन्य। अब ये क्यों चर्चाओं में है, क्या करंट अफेयर है, वो मुद्दा हमें एग्जाम क्रैक करना है, वो बातें पढ़नी है, ये चीजें तो हमने देख ली। तो अभी तक ये बन रहा था और काफी समय से बन रहा है। रिसेंट में एक आर्टिकल इसके बारे में छपा है कि ये 85% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, एंड नवंबर के एंड तक इसको शुभारंभ कर देंगे, जनता के लिए खोल देंगे। तो इट मीन से चर्चाओं में रहेगा। 85% कंप्लीट हो चुका है और अब 15% का है जो ये अगले महीने तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, देश देश का पहला सैन्य धाम कहाँ पे बनेगा? देहरादून में बनेगा। क्या बोला? देश का पहला सैन्य धाम, देश का पहला सैन्य धाम कहाँ पर बनकर तैयार होगा? बताओ आप, बोलो मेरे दोस्तों। तो आप बोलोगे देहरादून में बन रहा है। देहरादून में एक गांव है, जो पर्टिकुलर जगह है उसका नाम है गुनियाल गांव। देहरादून के गुनियाल गांव में उत्तराखंड में देश का पहला सैन्य धाम बनेगा सैनिकों के सम्मान। इसमें मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी कि इसमें सभी शहीदों के नाम लिखने की कोशिश है, और यहाँ पे अमर ज्योति स्तंभ भी आपको दिख रहा होगा। तो इसमें एक चीज आपको नोट डाउन करनी है। अब वो क्या नोट डाउन करनी है? उत्तराखंड के सैन्य धाम में उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है? टोटल 1734 जवान, जो शहीद जवान थे, जो शहीद हो गए हैं देश हित में, जवानों के घर के आंगन की मिट्टी, देखो घर के आंगन की मिट्टी, देखो क्या सोच है ना। बहुत लाजवाब कि जवान जो देश के लिए शहीद हुआ है उसने किस मिट्टी में खेला है, किस मिट्टी में बचपन गुजारा है, अपने घर की मिट्टी में खेला होगा, और वहां की मिट्टी को सैन्य धाम में प्रतिस्थापित किया जाएगा। ध्यान में रख रहे हो आप? कितने जवान? 1734, और उनके नाम भी यहाँ पे वॉल पे उकेरे गए हैं। और साथ साथ, इसके साथ साथ उत्तराखंड की 28 नदियों का जल भी, 28 नदियों का जल भी सैन्य धाम में प्रतिस्थापित किया जाएगा। ये डाटा आ सकता है पेपर में, बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। सैन्य धाम कहाँ पे बन रहा है देश का? तो ये तो देहरादून में बन रहा है, कोई भी बता देगा। देहरादून के गुनियाल गांव में बन रहा है, कोई भी बता देगा। कितने जवानों के घरों के आंगन की मिट्टी को यहाँ पे प्रतिस्थापित किया जाएगा? 1734। और कितनी नदियों का? तो मैंने बता दिया, 28 नदियों का पानी भी, जल भी यहाँ पे प्रतिस्थापित किया जाएगा। ये जानकारी मैं नहीं दे रहा हूं, ये जानकारी मैं नहीं दे रहा हूं, ये जो जानकारी हमें प्रोवाइड करवाई गई है, ये सैनिक कल्याण मंत्री, आपके सैनिक कल्याण मंत्री कौन है बताओ? आपको नहीं पता क्या? अगर आपको नहीं पता तो बहुत गलत बात है। उनका नाम है गणेश जोशी, है ना। उनका नाम क्या है? गणेश जोशी। ठीक है, कम से कम आप इतना बता दो कि गणेश जोशी उत्तराखंड विधानसभा में कहाँ के एमएलए हैं, विधायक कहाँ से, इतना तो बता दो आप कमेंट करके। ये बातें तो पता चल लीजिए। देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट से जो क्वेश्चन निकल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको पसंद आई होगी क्लास, समझ में आ रही होगी क्लास। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आपको मिल रहे हैं, आप जरूर लिखते हुए चलो। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा आपको रक्षा सूत्र आंदोलन। ना जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुका है रक्षा सूत्र आंदोलन, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आप बोलोगे रक्षा सूत्र आंदोलन हम क्यों पढ़ रहे हैं, अभी चर्चा करेंगे। देख रहे हो ये वाला डायलॉग आपको पूरा लिखना है, नारा ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा गांव गांव खुशहाल रहेगा। मेरे को तो लग रहा है ये पीसीएस के पेपर में आया भी था कि जंगल बचेगा देश बचेगा गांव गांव खुशहाल रहेगा किस आंदोलन का नारा है ना। आप तो कॉपी पेन लेके बैठे हुए हो, प्रॉपर लिखा है यहाँ पे, आप इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने उत्तराखंड के पर्यावरण संबंधी सारे आंदोलन प्लेलिस्ट में पढ़ा रखे, आप चैनल की प्लेलिस्ट देखिएगा, उत्तराखंड के पर्यावरण संबंधी आंदोलन, वहां पे पूरे डिटेल में आपको ये पढ़ाया गया हो। अभी तो हम करंट अफेयर के तौर पे इस पे चर्चा करेंगे, बट डिटेल क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आप वहां पे देख सकते हैं, उत्तराखंड के एग्जाम में बार बार आता है, बार बार। ठीक है, तो ये है, इसलिए हम बात कर रहे थे इस पे। हमने यहाँ पे किसकी बात करी, रक्षा सूत्र आंदोलन की। यहाँ पे किसकी फोटो दिखाई, रक्षा सूत्र आंदोलन की। क्यों दिखाई भाई ये, इसलिए दिखाई क्योंकि रक्षा सूत्र आंदोलन के जो कर्ता धर्ता है, रक्षा सूत्र आंदोलन के जो कर्ता धर्ता है वो आपको दिख रहे होंगे, उनका नाम है सुरेश भाई। और सुरेश भाई को हाल में ही राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान मिला है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये लिखा था कि अगर आपसे क्वेश्चन आएगा हाल में ही राष्ट्रीय पर्यावरण, राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान, राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान 2024 से किसको नवाजा गया, तो मेरे दोस्तों बताओ अब क्या जवाब दोगे आप। इसीलिए तो मैंने कहा था कि पढ़ना ऐसा है कि जो पेपर में आए, पढ़ना ऐसा है कि जो तुम्हें लगे कि हाँ यार ये पेपर में आ सकता, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी। सुरेश भाई को मिला है ये राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान, किसकी याद में मिलता है, तो एक महाराष्ट्र के पर्यावरणविद है जिनका नाम है अनुपम मिश्र, है ना। तो नेशनल लेवल पे अनुपम मिश्र, अनुपम मिश्र की याद में, अनुपम मिश्र की याद में यह सम्मान दिया जाता है ना। और ये भी क्या थे, एक पर्यावरणविद थे। ठीक है, ये भी क्या थे, एक पर्यावरणविद भी है और लेखक भी है, इनकी याद में मिलता है। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मिला है, सुरेश भाई को मिला, ये ध्यान रखना। अब जब हम सुरेश भाई को पढ़ रहे हैं तो सुरेश भाई फेमस क्यों है उत्तराखंड में, तो रक्षा सूत्र आंदोलन के लिए। तो यहाँ पे रक्षा सूत्र आंदोलन भी अपने आप में चर्चाओं में हो जाता है। अब एग्जाम में रक्षा सूत्र आंदोलन के बारे में बोलेगा तो बच्चे को पता नहीं चलेगा कि ये करंट अफेयर की वजह से पूछा गया था। जीके में जो भी पूछा जाता है ना वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से लिंकेज होते हैं, ये बातें ध्यान रखना आपने। अब रक्षा सूत्र आंदोलन के बारे में भी करंट अफेयर में पूछा जा सकता है ना, तो ध्यान रखना। रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन है, सुरेश भाई। रक्षा सूत्र आंदोलन कब चलाया गया था, 1994 में। कहाँ चलाया गया था, टिहरी में चलाया गया था। कौन सी नदी घाटी में चलाया गया था, भिलंगना नदी घाटी में चलाया गया था। भिलंगना नदी की लंबाई कितनी है, 110 किलोमीटर की लंबाई है। और कौन से जंगलों में चलाया गया था, रयाला के जंगलों में चलाया गया था, रयाला के जंगलों में। बताओ कितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं कि उत्तराखंड में रक्षा सूत्र आंदोलन के कर्ता धर्ता कौन है, सुरेश भाई। रक्षा सूत्र आंदोलन कहाँ चलाया गया था, टिहरी में। कौन सी नदी घाटी में, भिलंगना नदी घाटी में। भिलंगना नदी की लंबाई कितनी है, 110 किलोमीटर। कौन से जंगलों में, प्रॉपर जंगल का नाम भी पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, प्रॉपर जंगल का नाम क्या है, रयाला के जंगल। कौन से जंगल, रयाला के जंगल, याद रखना है। चर्चाओं में क्यों है, हाल में इनको क्या मिला है, पर्यावरण सेवी सम्मान नेशनल लेवल का, जो कि अनुपम मिश्र की याद में दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाला नारा लिख दिया आपने, अगर आपने नहीं लिख दिया, लिखा नहीं तो बहुत गलत कर रहे हैं आप। ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, है ना। पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा गांव गांव खुशहाल रहेगा। अब कौन से जंगल को बचा रहे थे गांव के लोगों के साथ, रयाला के जंगल। ओके, देखो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा कलेक्ट करके बहुत मेहनत लगती है। आप यूट्यूब में भी छान के देखोगे, उत्तराखंड का करंट अफेयर इतनी आसानी से मिलता नहीं है, तो बहुत मेहनत लगती है इसमें। और जो भी मैं करंट अफेयर कराता हूँ, एक भी सिंगल क्वेश्चन में आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो फालतू का क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो बड़ी मेहनत से और बड़ा इंपॉर्टेंट जो पेपर में आ सकता है। करंट अफेयर में आएगा नहीं आएगा, बट ये चीजें तो पूछी जाती हैं, अब पूछी भी गई है। प्लीज आपका भी सहयोग हम चाहते हैं।
आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा दोस्त, ये क्या च भाई, मुझे लगता है ये चीज हमारे देश में होनी भी चाहिए और बहुत अच्छे लेवल पे होनी चाहिए थी। ये बहुत अच्छी चीज भी है। सीएम धामी का आह्वान, 7 अक्टूबर को गणभोज दिवस जाने पहल का उद्देश्य। गणभोज दिवस हमें मनाना चाहिए और ये मैं इसके सम्मान भी करता हूँ और मुझे लगता है बहुत अच्छा इन्वेंशन भी है। क्या है ये गणभोज दिवस, मैं बताऊंगा आपको। हमारे उत्तराखंड का स्पेशल कुछ भोजन नहीं है। अगर आपको बोलेंगे हमारा फेवरेट भोजन क्या है, उत्तराखंड की थाली क्या है, क्या खाना है यहाँ का फेवरेट, मेरे यहाँ कुछ बनता है, तुम्हारे यहाँ कुछ बनता है, तुम्हारे यहाँ कुछ बनता है, तुम्हारे यहाँ एक नहीं है। जैसे हम कभी रेस्टोरेंट में जाते तो नहीं आते पंजाबी थाली, रेस्टोरेंट में जाते चाइनीज, रेस्टोरेंट में जाते नहीं आता साउथ इंडियन। हमारे नहीं आता गढ़वाली थाली या कुमाऊनी थाली या उत्तराखंडी थाली या पहाड़ी थाली। ऐसा होना चाहिए, गढ़भोज, गढ़वाल का भोज, ऐसा। तो इसकी पहल करी है किसने, धामी जी ने। ये काफी अच्छा इन्वेंशन है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि हमें किसी भी गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है, हमें उससे लेना देना जो बेस्ट काम करेगा। जहां पे बीजेपी अच्छा करेगी अच्छा बोलेंगे, जहां पे गंदा करेगी गंदा बोलेंगे, है ना। तो देखो ये बहुत अच्छी पहल है। क्या है ये, क्वेश्चन आ सकता है कब मनाया जाएगा गणभोज दिवस, तो आप क्या बोलोगे, 7 अक्टूबर को। इससे पहले मैंने तुम्हें 7 नवंबर बताया था। 7 नवंबर को कौन सा डे मनाया गया था, थोड़ी देर पहले बताया था आपको। 5 मिनट पहले क्या हुआ, अगर वही पता नहीं चल रहा तो देखो आप कौन से गहरे पानी में हो, कूप मंडू हुआ आप। ठीक है, 5 मिनट पहले बताया था 7 नवंबर। देखो ये गणभोज को आगे ले जाने के लिए सरकार तो काम कर रही है, मगर गणभोज की जो करता धरता है गणभोज आंदोलन का, वो है द्वारिका प्रसाद सेमवाल। इनके बारे में भी हमको पढ़ना है। द्वारिका प्रसाद सेमवाल, द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने तो बुक ही लिख दी है, गणभोज, उत्तराखंड का परंपरागत भोजन गणभोज। देखो उत्तराखंड के एग्जाम में एक आधा बुक जरूर पूछ ली जाती है, क्या पता यही पुस्तक पूछ ली जाए, गणभोज किसकी पुस्तक है, तो गणभोज किसकी पुस्तक है बताओ, द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी की है। यहाँ पे देखो उत्तराखंड का भोजन रखा गया है। राजमा, लाल राजमा लिखी गई है। लाल राजमा कहाँ की फेमस है बताओ जरा, कमेंट करके बताओ। रेड राजमा, लाल राजमा या बिना छिलके वाली राजमा कहाँ की फेमस है उत्तराखंड में, बताओ। ये हल लगा रहा है। हल लगाने का भी अलग ही मजा, हल लगाने में मजा तभी तक आता है जब तक हल लगाना अच्छे से आता नहीं है। जैसे गांव में हल चलाना सीखते थे ना, तो बड़ी हाथ जोड़ते थे कि भाई हम, मुझे भी सिखा दे हल लगाना, मुझे भी सिखा दे। जाना पड़ता था खेत में। और जब हमको हल लगाना आ गया, उसके बाद बड़े बुजुर्ग हमको ये दे देते थे हल के, तू ही लगा। फिर गुस्सा आता था कोई भी काम करने में, तब तक ही मजा आता जब तक आता नहीं है। जब तक हल लगाना आता नहीं था तब तक मजा आता था लगाने में, जैसे सीखे उसके बाद आफत भी आती थी, है ना। तो इनके बारे में पढ़ते हैं क्या चल रहा है, गढ़भोज, है ना। और कुछ है गढ़भोज के बारे में, देखो ये गढ़ का भोज, गढ़वाल का भोज, कोई शादी का फोटो है, खाना खा रहे हैं, तो बड़ा मजा आता है ऐसी शादियों में भी ना, ठीक है। ऐसा खाना खाने का जो मजा है वो स्टैंडर्ड वाला खाना है, जो आजकल की शादियां शहरों में और उनमें नहीं। ये बातों को ध्यान पे रखें आप। तो गणभोज के बारे में आपको कुछ चीजें लिखानी है कि नहीं लिखानी, आप बोल लो सर लिखा। चलो, गणभोज क्या है देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे गणभोज दिवस। अगर क्वेश्चन आएगा पहली बार गणभोज दिवस मनाने का अनाउंसमेंट कब हो रहा है, तो ये हो रहा है 7 अक्टूबर। ठीक है, गणभोज दिवस क्या है, तो गढ़वाल का भी एक भोजन होना चाहिए। और इसमें पहल क्या है, उद्देश्य क्या है, पहल या उद्देश्य क्या है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, कि उत्तराखंड के रेस्टोरेंट या जो होटल्स होते हैं, होटल या रेस्टोरेंट, होटल या रेस्टोरेंट, है ना। आपको मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ और मैंने हिंदी में आपको विदेशी शब्द याद भी करा रखे हैं। आपने कमेंट करके बताना है होटल और रेस्टोरेंट किस भाषा के शब्द है। इतना तो कर ही सकते हैं आप अपने सपोर्ट में, है ना। होटल और रेस्टोरेंट किस भाषा के शब्द है ये आपने बताना। कमेंट, होटल और रेस्टोरेंट में क्या मिलेगी, खाना मिलेगा जिसका नाम होगा पहाड़ी थाली, है ना। या आप उसे बोल सकते हैं गढ़भोज। तो इस पे पहल चल रही और कुछ नहीं चल रही। कुल मिला के उत्तराखंड का भी एक खाना होना चाहिए जो उत्तराखंड के पर्यटकों को, जो उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। ठीक है, ये गणभोज का जो सिनेरियो है या गणभोज का जो टारगेट किया गया, जो गणभोज का उद्देश्य है या गणभोज का उद्देश्य, जो भी बोल सकते, कहां से लिया गया, ये लॉजिक कहां से आया कि गणभोज दिवस में होना चाहिए। हमने यहाँ पे देखा कि इसके कर्ता धर्तकों ने द्वारिका प्रसाद सेमवाल, वो गणभोज आंदोलन भी चला रहे 2000 से।
अभी लिखा हूँ मैं तुमको गढ़भोज आंदोलन। तो गढ़भोज आंदोलन कब से चला रहे द्वारिका प्रसाद सेमवाल? 2000 से चला रहे। और गढ़भोज पुस्तक भी किसकी है? द्वारिका प्रसाद सेमवाल, है ना। बट ये जो सिनेरियो है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आया कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया द्वारिका प्रसाद सेमवाल? क्यों आया ये गढ़भोज वाला कि ये भी फेमस होना चाहिए? क्यों? तो आपको एक नारा मैं यहाँ पे बताऊंगा और क्वेश्चन आएगा, पृथक राज्य से संबंधित नारा। पृथक राज्य आंदोलन, उत्तराखंड की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। पृथक राज्य आंदोलन मैंने आपको पढ़ाया है, आप उसे प्लीज पढ़ के आ जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथक राज्य आंदोलन में बहुत सारे नारे फेमस हुए थे। जब उत्तराखंड के हमारे पूर्वज दादा परदादा लोग या मम्मी पापा लोग जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में पार्टिसिपेट की, बड़ी उन्होंने कठिनाइयां सही है, तो जब वो जुलूस निकालते थे तो पुलिस वाले उनको मारते भी थे। तब जाके उन्होंने एक नारा दिया था पृथक राज्य आंदोलन के दौरान। अब वो क्या नारा था, यहां पे मैं उसको हाईलाइट करके लिख देता हूं कि कोदा झंगोरा खाएंगे, कोदा झंगोरा खाएंगे, कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। अब दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, इस नारे का संबंध किससे है? तो पृथक राज्य आंदोलन से संबंध। लोग सड़कों पे बहुत दिनों तक रहते थे, तब जाके उन्होंने नारा दिया था कोदा झंगोरा। तब द्वारिका प्रसाद सेमवाल बोल रहे हैं कि ये जो उत्तराखंड का कोदा झंगोरा है ना, जिसने पृथक राज्य आंदोलन में मदद करी थी कि कोदा की रोटी खा के चले गया, 2-3 दिन तक घर ही नहीं आया, सड़कों पे लेटे गए, उसकी पावर दुनिया को पता लगनी चाहिए। उत्तराखंड में जो टूरिस्ट हब बन रहा है, टूरिस्टों को पता लगना चाहिए कि क्या है कोदा और क्या है झंगोरा। ठीक है, तो यहीं से वो कॉन्सेप्ट पाया गया है कि गढ़भोज दिवस मनाना चाहिए। कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। कोदा को और भी क्या बोला जाता है उत्तराखंड में? मंडुआ, है ना। कोदा का एक और नाम क्या है? रागी। और अगर क्वेश्चन बोला जाएगा ये कोदा या रागी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो हमारे जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है इसका? पौड़ी में। देखो कितना एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये सारी चीजें उत्तराखंड सरकार बेचती है। बेचने को क्या बोला जाता है? निर्यात। उत्तराखंड सरकार इसको किसको निर्यात करती है? जापान को देखो कहां से कहां कनेक्शन बन जाता है। इसलिए तो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ाता हूँ, नहीं तो एक पॉइंट लिखा के चले जाता कि गढ़भोज दिवस 7 अक्टूबर, दैट्स इट। पर देखो क्या कनेक्शन बना कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। कोदा को मंडवा रागी कहा जाता है, सबसे ज्यादा उत्पादन पौड़ी में होता है, इतना होता है कि जापान को बेचा जाता है। जैसे मैंने जड़ी बूटी पढ़ाई थी, तो झूला कहाँ बेचा जा रहा था? फ्रांस को। कोदा कहाँ बेचा जा रहा है? जापान को। याद रखना। बहुत खाइए कोदा की रोटी, पहले गाँव में होता था ना, तो मम्मी पीसती थी उसमें, जंदूर बोलते थे हमारे गाँव। तुम्हारे गाँव में क्या बोलते हो? चक्की होती ना जिसमें पीसते थे। काली रोटी खाने में बहुत गुस्सा आता था यार, बहुत कठोर होती थी, कटकटी होती थी, बहुत गुस्सा आता था। पहले बहुत खाया उसे। कभी आटे की रोटी मिल जाती थी तो मुलायम होती थी, तो मजा आता था खाने में उसे। और काली रोटी खाने में पहले शर्म भी लगती थी। कभी स्कूल में ले गए या कुछ ऐसा हो गया कि ले जाना पड़ा, किसी को पता लग गया काली रोटी खा, तो बेइज्जती लगती थी। और आजकल वो मिल नहीं रहा है। परसों कोटद्वार में 60 रुपए किलो खरीदा चूने का आटा, 60 रुपए किलो। और कभी उसको खाने में गुस्सा आता था कि मम्मी रोज रोज मत बनाया कर काली रोटी। और आज वो मिल ही नहीं रहा है, बताओ। इतने 8-10 सालों में इतना चेंजेस आ गए, बताओ। तो भाई गणभोज दिवस बताना था, क्या है उसका लॉजिक, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट पाया गया और क्या एक्स्ट्रा फैक्ट आए, सारे बता दिए। ओके, चलो। अब यहाँ पे गणभोज आंदोलन, अगर क्वेश्चन आएगा गणभोज आंदोलन के कर्ता धर्ता कौन है? गणभोज आंदोलन कौन इस पहल को चला रहा है? तो गणभोज पहल या गणभोज आंदोलन को कौन चला रहा है? तो यार नाम तो नहीं लिखना ना, तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी चला रहे। कौन चला रहे? द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी। और लगभग ये कब से इस पे लगे हुए हैं? सन 2000 से लगे हुए हैं। और फाइनल जाके अब जाके थोड़ा बहुत इस अभियान को क्या मिला है? बूस्ट मिला है। और हम लोग मनाने भी लग गए क्या? गणभोज दिवस। कब? यहाँ पे देखो लिखा होगा 7 अक्टूबर। क्या लॉजिक है, क्यों मनाया जा रहा है, कौन इसके पीछे लगा पड़ा है, सारी चीजें मैंने बता दी है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपने नोट करे होंगे, ये चीजें आप देख। ओके, कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपके क्या काम है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दिख रहा है आपको ये कौन है? दीपक रावत। तो
ये है उत्तराखंड राज्य ओलंपिक, ठीक है। ओलंपिक तो होता ही होता है, मगर उत्तराखंड राज्य भी अपने आप में क्या कराता है, ओलंपिक कराता है, जिसे बोला जाता है उत्तराखंड राज्य ओलंपिक, है ना। उत्तराखंड राज्य ओलंपिक से क्या पॉइंट बनेगा, ठीक है। ये है खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड, बढ़ेगा उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड राज्य ओलंपिक का लोगो स्लोगन आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बोलोगे, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड, बढ़ेगा उत्तराखंड, ठीक है। अब देखो यहां से क्या क्वेश्चन बनता है, ये देखो। अगला पॉइंट लिखेंगे, उत्तराखंड राज्य ओलंपिक। उत्तराखंड राज्य ओलंपिक हुए हैं और इसका स्लोगन क्या था, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड, बढ़ेगा उत्तराखंड, ठीक है। क्या था इसका स्लोगन, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड और बढ़ेगा उत्तराखंड, ठीक है। खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड, बढ़ेगा उत्तराखंड, ये पॉइंट आप ध्यान में, है ना। ओके। तो उत्तराखंड राज्य ओलंपिक हुए हैं हाल में ही, और यहाँ पे पदक तालिका के बारे में कुछ पूछ लिया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो पदक तालिका रही है वो किस प्रकार रही है। तो इसमें जो टॉप रहा है, जो वो रहा है देहरादून, लगभग 74 गोल्ड जीते थे। सेकंड नंबर पे रहा है यूएस नगर, और थर्ड नंबर पे रहा है नैनीताल। तो आपको ये चार टॉप तीन के याद करने हैं कि उत्तराखंड राज्य ओलंपिक में टॉप कौन रहा है, सेकंड पे कौन रहा है और थर्ड पे कौन रहा है, ओके। और लास्ट पे जो रहा है वो रहा है आपका उत्तरकाशी, ठीक है। उत्तरकाशी 0 गोल्ड जीता, एक रजत जीता, और लगभग 5 ये क्या जीता, ब्राउन जीता। ये उत्तरकाशी का डाटा है। बाकी देहरादून टॉपर है, और उधम सिंह नगर सेकंड नंबर पे है, और नैनीताल थर्ड नंबर पे। देहरादून लगभग 74 गोल्ड जीता था, और 46 सिल्वर और 58 ब्राउन जीता था। बट इतनी ज्यादा डाटा की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर बोलेंगे हाल में उत्तराखंड में राज्य ओलंपिक हुए थे, उसका स्लोगन क्या था, ये था, और कौन टॉपर था ये ध्यान रख लीजिएगा, मेडल सबसे ज्यादा कौन जीता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रख, है ना। और इम्पोर्टेंट क्या होगा, अभी उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे, उस पे काम चल रहा है। उत्तराखंड में अभी क्या होने वाले हैं, राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, इस पे काम चल रहा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बने, ठीक है। इस पे काम चल रहा है। खेल मंत्री कौन है तुम्हारी, खेल मंत्री कौन है आपकी, रेखा आर्य। खेल मंत्री कौन है आपकी, रेखा आर्य ने भी कभी खेला होगा, कोई खेल बताओ। अगला है द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये साफ साफ आपको दिख रहा होगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के 158 डी ग्रेड में पिथौरागढ़ पिछड़ा। क्वेश्चन आएगा जैसे कि रिपोर्ट और सूचकांक जारी नहीं होते कि किस में कौन है किस में कौन है, तो भी हाल में उत्तराखंड में 20 सूत्री जो कार्यक्रम है उसके ग्रेड दिए गए थे उत्तराखंड के जिलों को, ठीक है। गरीबी हटाओ, किसान मित्र और खाद्य सुरक्षा योजनाओं में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत क्या दिए गए थे, सरकार द्वारा ग्रेडिंग दी गई थी। क्या दी गई थी, ग्रेडिंग दी गई थी। नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा, 20 सूत्री कार्यक्रम इकोनॉमी से संबंधित है, 20 सूत्री कार्यक्रम वहां पे भी पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। तो 20 सूत्री कार्यक्रम में अभी हाल में ही जो रिपोर्ट जारी करी है, इसमें पूछ लिया जाएगा टॉपर कौन है। आपको ये टॉपर याद करने, और लास्ट तो उन्होंने हेडलाइन में दे दिया कि लास्ट पे कौन है, पिथौरागढ़। लास्ट में कौन है, पिथौरागढ़। आपको बोलेंगे समझ में नहीं आया, नॉर्मल इतना क्वेश्चन याद कर लो कि हाल में ही जारी 20 सूत्री कार्यक्रम का टॉपर कौन है, लास्ट में कौन है, या टॉप 3 याद कर। कोई बोलेगा 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है, तो ये है, अभी आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त, कि गरीबी हटाओ, किसान मित्र, खाद्य सुरक्षा, सबके लिए आवास, शुद्ध पेयजल, जन जन का स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग का कल्याण, महिला कल्याण, पर्यावरण, वन वृद्धि, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण ऊर्जा, लघु उद्योग, राष्ट्रीय बचत। तो ये सारे मुद्दे थे कि इन मुद्दों में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आगे चल रहा है। इतने सारे पॉइंट दिए गए थे, इन सब का ही आकलन किया गया है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट अपने लेवल पे क्या क्या काम कर रहा है। तो पिथौरागढ़ सबसे बुरा चल रहा है, पिथौरागढ़ अपने लोगों के लिए कम काम कर रहा है, इसलिए पिथौरागढ़ को क्या मिला है, कम रैंक मिली है, लास्ट रैंक मिली। अगर इसमें टॉपर की बात करें हम, तो इसमें जो टॉप किया है वो किया है उधम सिंह नगर में। इसमें जो टॉप किया है वो टॉप किसने किया है भाई, इसमें जो टॉप किया है वो टॉप किसने किया है, तो मेरे दोस्त इसमें टॉप किया है यूएस नगर ने 20 सूत्री कार्यक्रम।
सेकंड नंबर पे आता है आपका टिहरी गढ़वाल, और थर्ड नंबर पे आता है आपका देहरादून, है ना। तो मुझे लगता है ये वाला फैक्ट एग्जाम में जरूर फंसेगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको याद कर लीजिए, ठीक है। कौन सी किसकी रैंक है वो आप भी आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला की ये रिपोर्ट है, ये देख ली। कौन कौन से मुद्दे रखे गए थे, टॉपर कौन है यहाँ पे भी होगा, देखो टॉपर उधम सिंह नगर है, दूसरे नंबर पे कौन है, गलत तो नहीं कर दिया, नहीं, दूसरे नंबर पे टिहरी है, और थर्ड नंबर पे देहरादून है। बाकी अपने जिले की रैंक देख लो, पीछे से कौन है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंबा। तो ये सीन है 20 सूत्री का, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन। मुझे लगता है आज की क्लास आपको पसंद आनी चाहिए, मैंने बहुत मेहनत करी है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आपके भी सहयोग की उम्मीद रखता हूँ मैं, और प्लीज अपना सहयोग बना के रखें, और भी बेहतर क्लास आपके लिए लेके आऊँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब धन्यवाद। और रिवाइज जरूर करें, कुछ कमी रह गई होगी तो उसके लिए माफ। क्यों।